दोस्तों, आए दिन आप लोग देख रहे होंगे अखबार में रूस यूक्रेन हमेशा ये चलता रहता है। आखिर क्या ये रूस और यूक्रेन, आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी के पहले का मैप है। लेकिन यही 1947 आते आते हमारा जो इंडिया है वो इस तरह से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया का विभाजन हुआ और विभाजन होकर कई छोटे छोटे देश बन गए। जैसे यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर में अफगानिस्तान है, कुछ समय पहले ये भी हमारा ही पार्ट था। यहाँ पे बांग्लादेश है इस जगह पे, और इधर में भूटान है, म्यांमार है। तो कुल मिलाकर इस तरह का जो इंडिया था उससे ऐसा इंडिया बन गया। अभी जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट का मतलब जो विवाद चल रहा है वो ये है, कुछ समय पहले रसिया ऐसा था इतना सारा, और इसके पूरे पार्ट का जो कंट्रोल था एक ही सेंटर पे था, एक ही प्लेस पे था, और इस पूरे को यूएसएसआर कहा जाता था। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अभी रिसेंटली अब देखेंगे तो 26 दिसंबर 1991 यानी 26 जनवरी 1991 में, उसके बाद इस डेट के बाद आप देखेंगे तो जो यूएसएसआर है, ये जो यूएसएसआर है ये कई छोटे छोटे कंट्री में वो बट गया। इसी को कहते हैं कि यूएसएसआर का विभाजन हो गया, यानी डिवीजन इसका हो गया। और ये जो छोटे छोटे कंट्री में डिवाइड हुआ वो कंट्री कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि पहले नंबर पे रसिया है, उसके बाद इस्तोनिया है, लटाविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, मोल्डोवा है, जॉर्जिया है और अर्मेनिया है। ये सब सारा कंट्री। तो आखिर रसिया यानी कि हिंदी में जिसको रूस बोलते हैं, और यहाँ पे जो एक यूक्रेन है वो कहाँ है, तो आप देखेंगे कि ये है 6 नंबर पे यूक्रेन, यानी ये जो पार्ट है यूक्रेन का है। तो अब ये जो रसिया है, जिससे कि यूएसएसआर जो था, जिससे कि यूएसएसआर से सारा विभाजन होकर छोटा छोटा कंट्री बना है, और उसमें एक यह भी है, यूक्रेन भी है। तो उस पे रसिया क्यों अटैक किया, और फिर क्यों रसिया चाहता है इसको कब्जा करना, या फिर रसिया चाहता भी है कि नहीं, यह विवाद क्या है उसको हम लोग जानते हैं, या कन्फ्लिक्ट क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हम पहले यही समझते हैं कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, और अगर वो किया भी तो इसका ये मतलब है कि इसका असली विवाद क्या है, यानी कि जो रसिया है वो यूक्रेन पर अगर हमला किया है तो उसका असली विवाद। और अभी रिसेंटली में देखा गया है कि जो रसिया है वो अपना एटॉमिक वेपन को अलर्ट मोड पे डाल दिया, तो जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी ऐसा कितने लोगों का अनुमान है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है आगे। अब हम समझते हैं कि क्यों हमला हुआ है यूक्रेन पर रसिया द्वारा। उसके पीछे आप हिस्ट्री जानिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो आप देखेंगे क्या कि दरअसल आज का जो रूस है, वर्ष 1991 से पहले यानी 1991 से पहले सोवियत संघ या यूएसएसआर कहा जाता था। जैसे मैंने पहले बताया, यूएसएसआर का मतलब होगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ कहा जाता था। यानी कि ये जो सारे कंट्री थे इनको कहा जाता था गणतंत्र, लेकिन इनका जो सारे कंट्री का पावर था, सेंट्रलाइज पावर था, एक ही प्लेस पे था, फिर भी इनको गणतंत्रों का संघ कहा जाता। इट मीन्स कि संवैधानिक तरीके से सोवियत संघ या यूएसएसआर 15 स्वशासित गणराज्यों यानी 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था। इट मीन्स यूनियन ऑफ ऑटोनोमस रिपब्लिकन्स। लेकिन फिर ये जो 15 स्वशासित गणतंत्र देश थे उसका कंट्रोल कहाँ था? उसका कंट्रोल एक ही प्लेस पे था, यानी उसका प्रशासनिक और आर्थिक यानी कि
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इकोनॉमिकली कंट्रोल भी कहाँ पे था, एक ही प्लेस पे था, यानी कि सेंट्रलाइज था। लेकिन फिर क्या हुआ, यही बात इस पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि इन 15 स्वशासित यानी ऑटोनोमस जो रिपब्लिक्स थे उनका कंट्रोल सेंटर में था, यानी एक ही प्लेस पे था। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि बात 11 मार्च 1985 को है, जब एक न्यू प्रेसिडेंट जिनका नाम था गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ का प्रेसिडेंट बने। कब, 1985 में। और कहा जाता है कि इन्हीं के प्रेसिडेंट बनने के बाद सोवियत साम्यवादी इतिहास का नया चैप्टर शुरू हो गया। क्यों, जो देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो न्यू राष्ट्रपति थे, न्यू प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रूस की आर्थिक दशा में सुधार तथा साम्यवाद का मतलब होता है सोशलिज्म को पॉजिटिव दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अपनी कुछ स्पेशल पॉलिसी की घोषणा की। अब ये स्पेशल पॉलिसी क्या था, क्योंकि सारे जो 15 स्वशासित जो ऑटोनोमस थे कंट्री, उनका कंट्रोल सेंटर में था, तो इन्होंने थोड़ा सा उदारात्मक यानी कि उदार व्यवहार अपनाया और न्यू पॉलिसी उन्होंने घोषणा की, जिसे उस्कोरोनी, ये यूएसएसआर का शब्द है, जिसका मतलब होता है त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन यानी फिर से गठन करना, और ग्लासनोस्त जिसका मतलब खुलापन। उनके नीति में, उनके पॉलिसी में बहुत ज्यादा उदार किस्म के नेचर और स्वभाव को अपनाया गया था, जो इन सारे नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि गोर्बाचेव की जो पॉलिसी थी, यही सोवियत संगठन के विभाजन का कारण। फिर हुआ क्या कि इन्हीं के नीति के वजह से सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। ऑब्वियस है कि जो सत्ता सेंटर के हाथ में था, अब क्या हुआ, जो गोर्बाचेव का न्यू पॉलिसी था, उदारता वाली पॉलिसी था, जिसके वजह से कई जो देश थे वो कई तरह से अपना हक मांगने लगे, और इस प्रकार जो 15 स्वशासित गणतंत्रों का कंट्रोल सेंटर के हाथ में था, कहीं न कहीं सत्ता कमजोर हो। इस वजह से सोवियत संघ में केंद्र के विरुद्ध यानी सेंटर के विरुद्ध संघर्ष करने वाली शक्तियों का हौसला बढ़ते गया। कंट्री के अंदर ही जो 15 स्वशासित देश थे जिनका कंट्रोल सेंटर में था, उन्हीं कंट्रीज के अंदर सेंटर के विरुद्ध शक्तियां बढ़ती गईं। ये जो रिजल्ट क्या हुआ, गोर्बाचेव की तथाकथित जनतांत्रिक नीतियों ने गणराज्यों के सोवियत संघ से अलग होने की मान्यता दे दी। इट मीन्स कि जो सोवियत संघ था, जिसके प्रेसिडेंट गोर्बाचेव थे, और इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, उदारता वाली पॉलिसी, इसके वजह से, इन नीतियों के वजह से उन सारे 15 राज्यों को, 15 देशों को, जो भी आप कह सकते हैं, जो जिनका कंट्रोल यूएसएसआर के सेंटर में था, उनको एक तरह से खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया कि आप स्वतंत्र हो सकते हैं। और देखते ही देखते एक एक करके सोवियत संघ के जो गणराज्य थे स्वतंत्र हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये मेन बात था सबसे पहले कि सोवियत संघ विघटन कब क्यों हुआ, क्योंकि ये जो यूक्रेन है वो सोवियत संघ का ही भाग था, यूएसएसआर का ही पार्ट था। तो कहीं ना कहीं वजह है कि कोई भी अपने ही पार्ट को वापस अपने में तो मिलाना चाहेगा ही। फिर भी देखते हैं। अब हुआ ये कि ये आप देख रहे हैं, ये वर्तमान का रसिया है, ये वाला, ये वर्तमान का रसिया है, और यहाँ पे ये है यूक्रेन, ये वाला पार्ट है। अब उस समय में ये पूरा का पूरा अलग पार्ट वाइज तो था, पर इन सारे का जो कंट्रोल था वो एक ही सेंटर में था। आज ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या कि यूक्रेन में अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थित प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के कारण वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ गया था। कुछ ये सब छोटा छोटा कुछ पहलू है जिसको देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थित जो प्रदर्शनकारी थे, उनके भारी विरोध के कारण, यानी कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं को भागना पड़ गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर किसके सपोर्टर थे?
तो अमेरिका एंड ब्रिटेन के सपोर्टर थे। इसके वजह से जो उस समय के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, जो ये कहाँ के थे, यूक्रेन के, उनको भागना पड़ गया। कब? 2014 की। इससे नाराज होकर रूस ने, अब ऑब्वियस है कि भाई यूक्रेन में जो कि यूएसएसआर का पार्ट था, यहाँ पे किसके सपोर्टर हैं? तो अमेरिका और ब्रिटेन के। इससे तो नाराज होना ही होना है। तो रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ये है क्रीमिया, तो इस पार्ट पे कब्जा कर लिया, क्रीमिया पर। इसके बाद वहां के जो सेपरेटिस्ट थे, अलगाववादी जिनको कहा जाता है, को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। किसने? इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इट मीन्स कि जो रूस था वो क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और जो अलगाववादी थे, सेपरेटिस्ट थे, जो कि यूएसएसआर को जो रूस को सपोर्ट करते थे, उसको समर्थन दिया रूस ने, और इन सेपरेटिस्ट ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी रूस के तरफ। इसके बाद खुद को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने हाल के दिनों में नाटो से करीबी और दोस्ती गांठना शुरू कर दिया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते बनते गए धीरे धीरे। नाटो क्या है? तो नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन है। एक्चुअली ये जो संगठन है, ये यूरोप और यूएसए मिलकर के बनाया हुआ है, यूएसए और यूरोप द्वारा बनाया हुआ है। और ये नाटो क्या कर रहा है कि रूस को, रसिया को चारों तरफ से घेर रहा है, दूसरे कंट्री को मेंबर बनाकर, जो कि रूस को पसंद नहीं आ रहा है। अब 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संगठन बनाया गया था। यही नाटो के बारे में बता रहा था आपको। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को अच्छा नहीं लगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि रूस नाटो के ही जरिए चारों तरफ से घिरता जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि एक समय में रूस सुपर पावर हुआ करता था, यूएसएसआर, लेकिन समय बदलता गया, और जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ, अमेरिका सुपर पावर बन गया। और अमेरिका अपने कई तरह के एक्टिविटी से, जैसे कोल्ड वार के बारे में आप पढ़ेंगे, तो कोल्ड वार के जरिए रूस का विघटन किया, और फिर उसको चारों तरफ से घेरने का प्रयास ऐसे नाटो सैन्य संगठन के जरिए। जो विघटन हुए देश थे उनको नाटो का सदस्य बनाना, और फिर रूस को चारों तरफ से घेर लेना। यही अमेरिका और यूरोप की मंशा है, जो रूस चाहता नहीं। रूस की इस नाराजगी के बाद अमेरिका और यूक्रेन के समर्थन में उतरकर सामने आ गया। रूस की इस नाराजगी के बाद अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में उतरकर सामने आ गया। अमेरिका ऐसा कंट्री है कि दूसरे को भड़काता है, लेकिन कभी खुद युद्ध में नहीं उतरता, और रिसेंटली यूक्रेन के मामले में ऐसा देखा गया है। तो हुआ यही, रूस की जब नाराजगी व्यक्त हुई तो अमेरिका उसके समर्थन में आ गया। उसने यूक्रेन को नाटो का ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना डाली अमेरिका ने। बहुत बहुत बुरा। इससे रूस की नाराजगी और अधिक। अमेरिका नाटो के लिए एक प्लेस बना दिया, एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया यूक्रेन को, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। रूस को नहीं लगा अच्छा, क्योंकि नाटो के जरिए अमेरिका रूस को चारों तरफ से घेरना चाहता है। अमेरिका के समर्थन मिलने के बाद यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन में उतना पावर नहीं है कि वो रूस को सामना कर सके, पर अमेरिका उसको सह देता रहा, और यही यूक्रेन के लिए भारी पड़ गया। और उसने डोनबास प्रांत जो है, ये यूक्रेन का पार्ट है, यूक्रेन के अंदर का कोई हिस्सा है। उस प्रांत में रसिया के समर्थन वाले सिटीजन रहते, और उसी का दमन करने के लिए यूक्रेन ने उन लोगों पर हमला कर दिया जो रसिया के सपोर्टर थे। यूक्रेन के अंदर उन नागरिकों पर यूक्रेन हमला कर दिया, और यूक्रेन की इसी कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों को बिना परवाह किए यूक्रेन पर विशेष सैन्य कार्रवाई के तहत हम समझते हैं कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा।
रूस के अंदर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो रूस के सपोर्टर उन पर यूक्रेन ने हमला करके एक तरह से व्लादिमीर पुतिन को भड़काया, और जो उनको अच्छा नहीं लगा, और यूक्रेन कहीं ना कहीं रसिया को हमला करने के लिए खुद भड़काया, उसके प्रेसिडेंट ने। देखिए, ये हैं व्लादिमीर पुतिन और ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की इनका नाम है। पहले ये कॉमेडियन थे, इनके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते। तो कहीं ना कहीं इनको उतना अनुभव नहीं है कि कैसे कंट्री वगैरह चलाया जाए, लेकिन ये बंदा काफ़ी माहिर है, तो इनसे तो खैर संभलने वाली बात नहीं है। व्लादिमीर पुतिन को इनमें संभालने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। खैर देखते हैं इन्होंने क्या किया है कि सभी कंट्री को वार्निंग दे दिया है कि जो भी यूक्रेन और रसिया के बीच में आएगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने एटॉमिक वेपन को, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब वगैरह को अलर्ट मोड पे डाल दिया। अलर्ट मोड पे, जिसका मतलब है कि अगर नहीं मानोगे तो तुम पे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। ये बेचारे, इनके पास भी था परमाणु हथियार, पर अमेरिका के कहने पर इन्होंने अपने हथियार को पूरी तरह नष्ट कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज इनको भुगतना पड़ रहा है। इनके पास कोई भी नो एटॉमिक वेपन, जिसकी वजह से रसिया आज इनको डरा रहा है। आज इनको लग रहा होगा कि कितना जरूरी है एटॉमिक वेपन रखना। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि क्यों हमला किया रसिया ने यूक्रेन पर। करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है कि रूस और यूक्रेन का जंग जारी है। रूस सैन्य कार्रवाई के जरिए यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा करना चाहता है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रूसी सेना के सामने डटे रहना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने का लालच देने वाला अमेरिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को देश छोड़ने की भी सलाह दी है। ये ऐसा ही है, ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ये ऐसा ही है, आपको भड़का देगा पर समय आने पर आपका साथ नहीं देगा। हमेशा से इसका यही रहा है, और इसके लिए जेलेंस्की को गाड़ी और संसाधन भी, भागो, कहा है कि भागो, हम तुमको भागने के लिए हर तरह का साजो सामान देंगे, बस भागो, पर लड़ो नहीं, हम तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे। लेकिन जेलेंस्की ने देश छोड़ने के बजाय डटे रहने का फैसला किया है। सही बात है, प्रेसिडेंट है कंट्री का तो डटे ही रहेगा, जान भी क्यों न चला जाए। मान सम्मान की बात है, लोगों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की बात। अगर वो भाग जाएंगे तो बाकी लोग कैसे लड़ेंगे, इसलिए नहीं भागेंगे। अब वो समझ गए होंगे कि अगले बार से अमेरिका के बातों में पड़ना नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जेलेंस्की हैं उनको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके वजह से अमेरिका के चक्कर में रसिया के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, और उन्हीं का परिणाम है कि आज उनको भुगतना पड़ा। रूस अब क्या कर रहा है, अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट मोड में कर दिया है, जिससे नाटो देशों पर दबाव बनाया जा सके और यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेके। कई राउंड टेबल मीटिंग चल रही है यूक्रेन और रसिया के बीच। रसिया अपना शर्त रखकर उन शर्तों को मनवाने का कोशिश कर रहा है, जैसे उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि यूक्रेन नाटो से हमेशा दूर रहे, और तभी बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। बाकी देखिए आगे क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे यूं ही बने रहिए, और हम करंट मुद्दों पर जरूर आएंगे। अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में सलाह के तौर पे दे सकते हैं। और इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है यूक्रेन के पास। बाकी देखते हैं होता क्या है। धन्यवाद।